बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। सुबह उठते ही अखबार पकड़ते ही जब ये खबर सामने आती है ना पेट्रोल महंगा हो गया, तो फिर आप आंखें ना भी खोलना चाहें वो खुद ब खुद खुल जाती हैं। ₹3.47 पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता मंथ भी हम ये कहते हैं कि न्यू ईयर पे जी तोहफ़ा दिया गया हुकूमत की जानिब से। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम समझते हैं मैटर नहीं करती, बट ये ज़्यादा हमें जो है वो मुतासर करती हैं, क्योंकि जब कभी आप बाज़ार जाएंगे कुछ ख़रीदने तो कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हो गया तो हमने भी सब्ज़ी महंगी कर दी। तो ये रूटीन की चीज़ें हैं, लोगों के मामलात इससे मुतासर होते हैं। बट अभी जो है हम देख रहे हैं लोगों की तरफ से गम और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है, लोग परेशान भी हैं। हर कोई जो हालात अगर देखें तो मुआशी हालात, हर बंदा तंग है, मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। महीने का बजट मैनेज करना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जब थोड़ा थोड़ा हर महीने आपके ऊपर कभी कहीं से कुछ बोझ आ रहा है, कभी कहीं से रही सही कसर ये लोग निकाल ले, तो फिर लोगों की परेशानी जो है वो मज़ीद ही बढ़ जाती है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है, उनको अपने वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इजाफा कैसे देखना है, और जिस तरह लोग आज तनकीद का निशाना बना रहे होंगे मैं भी उसी तरह ही देख रहा हूँ। लेकिन देखें हर महीने ये होता है कि किसी महीने आप कम कर रहे हैं, किसी महीने बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा जो हमेशा से ये रहा है कि इसको कम अज़ कम आप इसको 200 से नीचे लेके जब भी कीमत को लेके आएंगे शायद तब जाकर कुछ आवाम को सुकून होगा। ये आप 253 करें, 256 पे ले जाएं, 60-50 के दरमियान जब भी कीमत रहेगी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये लोगों के बस में नहीं है। हाँ, ये ज़रूरत है लोगों ने इस्तेमाल करना, इससे भी बढ़ा देंगे और बढ़ा भी रहा है माजी में। पता क्या है, रूटीन की चीज़ें, सब्जियां हर रोज़ इस्तेमाल करनी है आपने, दूध दही का इस्तेमाल हर घर में होना है, पेट्रोल का इस्तेमाल अमीर गरीब बाइक वाले ने, जिसने दफ्तर जाना है, जिसने दिहाड़ी के लिए निकलना है घर से, उसने भी पेट्रोल का इस्तेमाल करना है। चीनी, ऑयल, घी, हर रोज़ एक दिन गुजरता है ये चीज़ महंगी, ये चीज़ महंगी, ओवरऑल फिर आपकी ज़िंदगी पे तो इफेक्ट आएगा। देखें पेट्रोल जो है उसका रोज़ाना की बुनियाद पर आप उससे मुतासिर होंगे, और डीजल के हिसाब से आप ट्रांसपोर्टेशन पे हम लोग चले जाएंगे। जिस तरह आपने दाल सब्जी सारी चीज़ों की बात की, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में वो इस्तेमाल होता है। बड़ी गुड्स ट्रांसपोर्ट में डीजल का इस्तेमाल है। आपकी जो बाकी जो ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर भी यही है। तो इन सब चीज़ों को मिला के अल्टीमेटली जो सारा बार होता है ना, वो यहाँ जो जेब लगी होती है ना उस पर होता है। सही कह रहे हैं। और वो आम जो सारिफ है उस पर आता है। इसलिए गवर्नमेंट को इस तरह की प्लानिंग या मनसूबा बंदी करने की ज़रूरत होती है कि इस वक्त जो लोगों की महंगाई की सूरत हाल है, बहुत बुरे हालात हैं। आपको एक वक्त का बात कोई करे, बात महंगाई पे आप किसी से पॉलिटिकल देखें, नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारा है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा भी है, होना भी चाहिए, चलें राय है। लेकिन जब महंगाई की बात होगी, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में इकोनॉमी की बात होगी, फिर सब एक ही जगह पे एक ही बात मसला है ना। मसला उसकी क्या वजह है? ये घर घर की कहानी जब बनती है तो फिर लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। बजट रखा होता है ना हर एक में, अब उस बजट से जब तजावुज करेंगे, स्कूल की फीसें, बिजली के बिल, अब तो गैस का बिल 22,000 रुपये आया हमें, ठीक है, यकीन माने। जब तजावुज करेंगे तो हर बंदा परेशान होगा ना। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये सारे बोझ अवाम के लिए, आम आदमी के लिए। ये वज़रा, आपके जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये इसी तरह चलेगा। हमने जब पिछले जब 15 नए साल पे जब डीजल महंगा हुआ था, तब पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी थी, वो नहीं बढ़ाई थी ना कम की थी। तब भी हमने यही बात की थी, अल्टीमेटली महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आएगा। और जैसे सिप्रा साहब ने कहा है कि आम आदमी ने ही मुतासिर होना है, हमेशा की तरह हम लोगों ने मुतासिर होना है। बड़े लोगों को, वज़रा को, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखें, एक और बात, ये कॉमर्स भी करते रहे हैं, पता भी होगा ज़्यादा। हम लोग जब ये रिजीम चेंज हुआ था, ठीक है आइनी तौर पे हुआ, उसको आपका अदम एतमाद आई, अपने प्राइम मिनिस्टर गए तरीके से हुआ ना, वो जमहूरी तरीका अपनाया गया। लेकिन उस वक्त बात की गई कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो रहा था, दिवालिया होने से बचा है। आज वही जमात जो बरसर इक़्तिदार है वो आज भी कहती है कि मुल्क को दिवालिया होने से हम लोगों ने बचाया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस वक्त आपने साल डेढ़ हुकूमत की, उसके बाद फिर आपके पास इक़्तिदार आ गया, साल अब भी होने को आ गया, 1 महीना रह गया साल होने को जी।
उसके बावजूद अभी हम वो दिवालियापन से भी नहीं निकल पाए, हम अपनी इकोनॉमी को भी नहीं खड़ा कर पाए। मुझे तो कल पावर डिवीजन के वजीर ने 2 दिन पहले कल एक कॉन्फ्रेंस की, उससे 1 दिन पहले बयान आया कि हमने कुछ पता नहीं कितने अरब रुपया जो है वो कर दिया है। और भाई 1200 कितने अरब रुपए का आपका जो सर्कुलर डेट है, आप उसमें से चंद अरब रुपए को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में लोगों को बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि ज़रूर बताएं कि आपकी ये कारकर्दगी है, लेकिन उस कारकर्दगी का इफेक्ट जब निचली सतह तक आएगा तो फिर समझ आती है। वो नहीं आ रहा। एक तरफ तो चलो ठीक था, रजीम चेंज हुआ जी, साहब जो माजी में थे उन्होंने बेड़े घर कर दिया, मान लिया कि मुल्क को इस जहाँ पे ला के खड़ा कर दिया कि मुश्किल होगी, लेकिन उसके बावजूद 2.5 साल एक गवर्नमेंट का वक्त गुजर जाए और आज भी हम उसी महंगाई पे, उसी पेट्रोल, उसी बिजली, उसी मसले वही है जो उस टाइम पे वहीं पे बात कर रहे हो, तो फिर 2.5 साल में क्या आउटपुट आया? सही मैं बताता हूँ सिपरा साहब, आउटपुट क्या आया। आउटपुट ये आया कि वज़रा ने, रुकन असम्बली ने अपनी तनख्वाहों में होश रुपा इजाफा किया और अपने मामलात उन्होंने सीधे किए। इसमें अपोजिशन भी उनके साथ थी, इसमें सब उनके साथ थे। आप ये देखें ना, इनका तो लाइफस्टाइल अप होता जा रहा है, इनको सहूलियात पे सहूलियात, इनकी तनख्वाहों में इजाफा, आम आदमी जो है वो नीचे गिरता चला जा रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जितनी डबल भी मेहनत कर रहा है ना, मैं लोगों को जानती हूँ, यकीन माने लोग 2 नौकरियां कर रहे हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा। खैर एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है जी। शहर में 200 से ज़ायद मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम की जाएगी, फ्री वाईफाई, एमरजेंसी सर्विस, और इसके बाद जी वीडियो स्ट्रीमिंग या इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, हुकाम का ये कहना है। अली साई साहब की खबर है, अच्छा है लोग पब्लिक प्लेस पे कहीं हों तो आपको ज़रूरत जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ जाती है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं अगर तो ये पॉसिबल हो सकता है। हसन अली, देखिए ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है और पूरी दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है। दुनिया आगे ये छोटी छोटी फैसिलिटीज हैं, आप बाहर के मुल्क जाएं आपको ये फैसिलिटी हर जगह मिल जाती है। इसमें ये देखें कि जब शहबाज शरीफ साहब का जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, तब उन्होंने ये जो है ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और पब्लिक मकामात में ये सर्विस जो है वो फराहम की थी और वो चली भी काफ़ी हद तक बेहतर भी रही। तो उसके बाद जो है अब ये जब मरियम नवाज साहिबा आई हैं तो इन्होंने चंद मुकामात पर जहाँ जहाँ पे आप कह लें कि सेफ सिटी के कैमराज हैं, उसके साथ एक बॉक्स लगा हुआ है, उस पर वाईफाई की जो है वो लोगो उसका लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये शहर भर में कर दिया जाए, जैसे 200 मुकामात का इसमें जिक्र है खबर में, वहाँ कर दिया जाए तो इससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा, किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है वो जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। आजकल लोगों को ऑनलाइन जो बस सर्विस, टैक्सी सर्विस है, उनसे जो है बहुत सारे लोगों को वो चाहिए होती है, तो अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत ना हो तो आप खड़े इंतजार करते हैं। देखिए अब तो हर चीज़ जो है वो मोबाइल के ऊपर है, तो उसके लिए ये ठीक है कि जो इसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसको उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। उसके लिए आप कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी जरूरी है लोगों को देना। शायद सिप्रा साहब एक कमेंट कर दे फिर हम पता नहीं आप उन्होंने शर्त क्या रखी है कि एंटरटेनमेंट क्या उसमें क्या कोई वो नहीं होगी ना सर जी। लोग पता क्या करते हैं, इतने वेले लोग होते हैं, आप बस स्टॉप पे बैठे हैं तो आप बैठ के टिकटॉक देखे चले जा रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं। सवाल ये ना कि इसको आप कैसे लिमिटेड कर सकते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, ये सवाल है। वो तो हर ऐप ही आपकी एंटरटेनमेंट है आजकल। तो आप आपका मोबाइल खोलें, कोई चीज भी खोलें, उसमें तो हो जाएगी। फिर वो किस तरह इसको रखेंगे? हाँ, ये जो आपने जिक्र किया है कि कोई जो ये हमारी चलती अच्छा ये लिमिटेड है, ये देखें इन चीजों के लिए नहीं है। ये आप अगर कुछ वो यूज करना चाह रहे हैं, राइड आपने करानी है उसके लिए उसके लिए हो सकता है। लेकिन एक और बात कर दूं कि बड़ी अच्छी सोसाइटी है, एक निजी सोसाइटी हसन अली, वहाँ उसका घर है हसन अली का भी, वहाँ ये सर्विस बहुत अच्छी चलती है। वहाँ आप उसमें एंटर हो जाएं तो आपको पूरे उस सोसाइटी में आपको ये वाईफाई मिलेगा। अच्छा, तो इसी तरह शहर में भी अगर दे दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये इमरजेंसी का जो इसमें जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए कर दें। लेकिन आप एंटरटेनमेंट और ये सारी ये फिर ऐप्स आपको बंद करना पड़ेंगी। अब तो हर जो ऐप है उस पर आपके एंटरटेनमेंट मौजूद है ना, किस पे जाएंगे? सही बात है। आप इंस्टा देख लें, आप व्हाट्सएप देख लें, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ। हाँ, ये हो सकता है कि आप व्हाट्सएप मैसेज इससे चला जाए, व्हाट्सएप का आपका वीडियो ना जाए, वीडियो कॉल ना, आप वीडियो ना देख सकें। थोड़ा सा लोगों को भी जिम्मेदार होने की जरूरत है। अगर एक जिम्मेदार, अच्छा
वो कैसे? अब हम तो कह ही सकते ना शायद सिप्रा साहब, नहीं, हम कैसे आप हो? अगर इस चीज़ को समझ सकते हैं तो सभी लोगों को समझना चाहिए कि अगर सहूलत के लिए दी जा रही है तो इसको गैर ज़रूरी इसका इस्तेमाल ना करें या गलत इस्तेमाल ना करें। हम तो रिक्वेस्ट ही लोगों से कर सकते हैं। सो नाज़रीन, ये हैं आज की खबरें और ख़बरों की तफसीलात हमने आपसे डिस्कस करनी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और खबर यह है कि 61 नई पार्किंग साइट बनाई जाएंगी। बड़ी अच्छी चीज़ है। सीटीओ साहब अतर वहीद साहब जिस दिन से आए हैं, पहले दिन से उनका फोकस ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल पर है। ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल से जुड़े जो मसाइल है ना, कि आपके पास इनफ पार्किंग नहीं, सबसे बड़ी रीज़न ये है। और इसको लेकर वो पहले दिन से बड़ा कंसर्न नज़र आ रहे हैं। अब 61 नई पार्किंग साइट की बात की जा रही है। कौन बनाएगा, कौन यहाँ गाड़ी पार्क करेगा? मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मार्क है। शायद सिप्रा साहब, देखिए, इस पे आने से पहले एक जो सबसे अहम इश्यू इस वक्त बना हुआ है ना, वो फिरोजपुर रोड पे वो आपका जो कोई ट्रैक बन रहा है, वो बाइक और साइकिल कल हॉस्पिटल हमीद लतीफ हॉस्पिटल के आगे, मतलब मैं तकरीबन कोई 20 मिनट ट्रैफिक में स्टक आप रही। बड़े कम फंसी हैं। अच्छा, ये बड़ा थोड़ा टाइम आप बता रही हैं। आपके मुस्लिम टाउन से लेकर कलमा फ्लाई ओवर के शायद सिप्रा साहब ट्रैफिक का हल ही निकाला जा रहा है। वो अब सुन तो लेना। बाइकर्स के ये लिए हल लाइन नहीं बनाई जा निकलेगा। रही है। नहीं, बाइकर्स को आपने सारी ट्रैफिक जाम करवा दी है, तो बाइकर साइड पे ले जाएंगे तो ट्रैफिक तो यही आपने उसको बोटल नेक बना दिया है। जब इस तरह की चीजें बन जाएंगी तो फिर यही हालात होंगे। एक ही शाहरा थी जो सिग्नल फ्री थी, जो खुदा न खासा प्रोटेस्ट ना हो, किसी जगह पे बंद ना हो, तो फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जाम नहीं होता। सिर्फ जनाजगाह या जैन मंदिर के पास कुछ इश्यूज आते हैं, अदरवाइज किसी जगह के पास वो भी रॉन्ग पार्किंग की वजह से आते हैं। अदरवाइज ये मेरे ख्याल में इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। सीएम साहिबा का हुक्म है, सीएम साहिबा का हुक्म है। कैसे काबीना इजलास में सीएम साहिबा ने मंजूरी दी है। मैं कहता हूँ उन्होंने कर दी होगा, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि आप बैठ के कमरे में करें और रियलिटी में जाएं, आप ऑन स्पॉट जाएं तो कुछ और होता है। सिप्रा साहब, उनको क्या मसला होना, नहीं होना प्रोटोकॉल में गुजरना। नहीं, देखें मेरी बात सुनो, फंसना हमने और आपने। हम कोई पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें, उसको थोड़ा सा हम कहीं पे तजुर्बाती बुनियादों पर करके। देखिए मेरी बात सुने, ये रोड पर आप लोग वार्डन्स खड़ा करके उसको वो देकर और लेफ्ट रहें और राइट रहें करते रहें, कुछ हुआ है? ये बेसिकली कवानीन या फिर चलान कर दें, बहुत ज़्यादा पैसे कर दें उसकी इम्प्लीमेंट करने के, ऐसी जिंदा कौम है, ऐसी दे लांगे वो भी, और एटा मसला नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि कानून पर अमल दरामद जब से शुरू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ट्रैफिक जाम रहेगा और फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक कभी भी नहीं अब ठीक होगी। ये मैं आपको बता दूं, ये हो गया, ये दोपहर में देख लें, ये रात तक देख लें, ट्रैफिक का यही हालात रहते हैं, आपकी पूरी लंबी लाइन रहती है। अब हम आ जाते हैं भी गुजरनी है। अब अच्छा, फिरोजपुर रोड के आपके कसूर के मसदे हैं, आपके दूध वाली गाड़ियाँ, ये सारी वहीं पे चीज़ें आनी है। अब हम आ जाते हैं ये साइड्स पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि साइट्स आपने देखी कहाँ पे है? आपकी अहम शहरों पर, अहम मार्केट्स या शॉपिंग मॉल्स आपके जितने हैं, वहाँ मुझे बताएं कि कोई ऐसी साइट मौजूद है जहाँ पर पार्किंग स्टैंड बनेगा और आप गाड़ियाँ पार्क करवा सकेंगे? नहीं है। प्लाजे जो बन गए हैं, पार्किंग साइट कहाँ है तो जगह नजर में रख के की होगा ना आप, वो क्या होगी, वो सर्विस लेन्स होंगी, वो आपके प्लाजे छोटे जहाँ कोई छोटी मोटी पार्किंग वहीं रहेगी। या फिर एक और चीज होगी, कोई प्लॉट किसी का खाली होगा, उससे जो वो रिक्वेस्ट करके वो प्लॉट ले लिया जाएगा और कुछ भी पार्किंग के लिए जगह बना दें, हम इस हक में हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत जरूरी है शहर के लिए। इसके अलावा आप मार्केट में जाना, किसी और जगह पे जाना है, ट्रैवल करना, ट्रैफिक का जाम रहना, ये तो है, ये अल्लाह करे सिटी ट्रैफिक पुलिस इसमें कामयाब हो, लेकिन होती दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये इतनी साइट्स की मद में आप लोग बजट लेकर लिफ्टर लेना चाह रहे हैं, वो एक अलग क्वेश्चन है। लिफ्टर ही लेने हैं अगर आपने यही देखनी है, लिफ्टर ही लेने हैं। अगर लिफ्टर लेना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट से कह लें। अदरवाइज आप सीटीओ साहब को मेरे ख्याल में मीडिया को साथ लेना चाहिए और कम से कम 8-10 साइट्स जो हैं उनको विजिट तो करवाएं ना। और करवाएं कौन सी? इचरा के पास करवाएं, कोई लिबर्टी के पास करवाएं, बानपुरा करवाएं, सर्कुलर रोड पे करवाएं, शालम मार्केट में कराएं। सबसे पहले तो आप सिविल सेक्रेटेरिएट पे कोई सिविल सेक्रेटेरिएट पे करवाएं, जो बवाले जान ये जो साइड ये आपका पिंडी स्टॉप टाउनशिप बाजार, यहाँ पे करवाएं, मॉडल टाउन लिंक रोड पे करवाएं। ये वो साइट्स हैं जहां आपके रॉन्ग पार्किंग और जो पार्किंग की जगह ना होने की वजह से ट्रैफिक का मसला है। 46 साइट्स आपने उन्होंने पता नहीं कहाँ देख ली है, 61 61 है।
अब अगर ये शायद सिपरा साहब बन जाए ना तो एक्चुअली आपके शहर की ट्रैफिक मैं का कहता मसला हूँ हल मसला हो ही जाए। हल हो जाएगा। मैं कहती हूँ वाकई ये मसला मैं हल ये हो जाए। कहता हूँ कि ये करके आप अच्छी सहूलत दें लोगों को। अभी तो 30 रुपया 50 रुपया 100 लेते हैं, आप उसकी मुख्तस कर दें, 100 रुपया भी टिकट कर मैं दें। वही कह रही हूँ, आप पैसे भी ज्यादा भर दें लोग ना। इजी होके जाएं, उनकी पता हो कि हमने गाड़ी लगानी है, शाम में जाएं, दोपहर में जाएं, रात में जाएं, पार्किंग मिल जाएगी, गाड़ी उनकी सिक्योर हो जाएगी, तो करें आप। लेकिन मुझे यहाँ जो चीज़ें हैं ना किसी और तरफ जाती दिखाई दे रही हैं, जो मैंने पहले जिक्र कर दी। देखिए ये 28 लिफ्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जगह पे अब 43 जो है वो करने हैं, 43 करने हैं, 45। तो जाहिर है ये मेरा तो ख्याल है, जैसे सिपरा साहब ने कहा है, ये सारा कुछ जो है ये लिफ्टर्स मजीद खरीदने के जब लिए। साइड से बन जानी है, लिफ्ट एक को मिनट क्या में बात करना सुने, है? हर चीज को तनकीद का निशाना नहीं, है। लिफ्ट जब नहीं, साइड लिफ्ट क्यों पे खरीदे जाते हैं? जब पार्किंग लग जानी है तो फिर लिफ्टर की सेरे मारने की करने ने। बावजूद इसके लोग शायद सिपरा साहब रॉन्ग पार्किंग करके तो चले जो अच्छा। नहीं तो जो आप पहले जेल लिफ्टर्स रोड हैं की वो यूज मिसाल करें ले ना, लें। नए क्या करने हैं। ये रोड की अहम वजह हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल आपने आप वहाँ पे नहीं जो मर्जी कर लें, वो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है ना। आपके कॉलेजेस के बाहर भी, यूनिवर्सिटीज के बाहर भी लोग गाड़ी इधर पार्क उधर की और निकल गए, और उसकी जगह वजह नहीं से है ना, जगह नहीं है ना। आप तो जगह बना रहे हैं 61, आप बता रहे 61 पार्किंग स्टैंड्स बने गए, तो फिर केड़े लिफ्टर, तो फिर केड़ी ट्रैफिक नहीं नहीं, फिर तो हर चीज देखिए smooth हो मेरी बात जाएगी। सुनिए, जब अगर 61 पार्किंग साइट्स बनानी है तो जो 28 लिफ्टर हैं वो काफी नहीं है, फिर नए लिफ्टर क्यों लेने हैं, फिर नए लिफ्टर ना लें। पार्किंग पॉइंट के हिसाब से लिफ्टर चाह रहे होंगे ना। चलें लेट्स सी, हम तो चाहते हैं कि बेहतरी आए, बेहतरी आ जाती है तो ज़रूर आप बनाएं, बट ये ना हो कि इसके बावजूद भी शहर की ट्रैफिक के मसाइल वैसे के वैसे रहे। खैर कोशिश करेंगे कि हम CTO साहब को मदऊ करें और जानना चाहें कि उनकी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि शहर की ट्रैफिक तो वाकई बहुत बेहंगम है और संभाले नहीं संभल रही। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अथॉरिटी बिल पेश किया गया है, वासा का इंतजामी इख्तियार महकमा हाउसिंग को मुंतकिल किया गया है। हसन अली से जान लेते हैं कि इससे बेहतरी क्या आएगी, इसका मकसद क्या है। जी हसन। देखिए इसमें अगर हम देखें तो ये एक अच्छा, मुझे अच्छा इस तरह लग रहा है ये इकदाम कि वासा को खुद मुख्तार किया जाए, वो अपनी मर्जी से अपने प्रोजेक्ट्स करे और उससे हासिल होने वाली जो भी रकम है वो अपने इदारे के ऊपर खर्च करे, एटलीस्ट उससे ही बेहतरी आ सकती है। वरना तो आपने देखा मसाइल होगा, तो हसन बहुत ज्यादा है, वरना आपने मैं एक वो बात करने लगा था, वरना तो सबसे मेन इशू ये जो ख़ियाबान फिरदौसी वाला है, सबसे बड़ा जो इशू है। हर दफ़ा अब उन्होंने वो उस रोड को भी एक लेन बंद कर दी हुई है, जहाँ से उनको ये था कि यहाँ से बैठ जाती है सड़क। तो कम से कम इन चीज़ों पे पैसे लगे, वासा इन चीज़ों पे पैसे लगाए जिन पे लगाने की ज़रूरत है, तो फिर ही शहर के हालात को बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वरना तो बहुत मुश्किल है, जिस तरह से पहले चल रही हैं चीज़ें, उनसे अब जदीद तरीके पे आना होगा। खुद मुख्तार करें इसको, ऑटोनमस बॉडी बनाएं, और भी तो बहुत सी जगह पे बनाया हुआ है ना, बहुत से इदारों को बनाया हुआ है, तो इसको भी बना दें, क्या बना के देख लेना। तो इस हवाले से ये बिल जो अब ये पेश किया जाएगा काबीना में पहले, और फिर जो है वो पंजाब असम्बली से इसका अप्रूवल लिया जाएगा, ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका क्या आउटकम आता है। ठीक है। शाहिद सिपरा साहब देखें जिस तरह वो हसन अली कह रहे हैं कि खुद मुख्तार बनाया जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अथॉरिटी या उसको कोई बनाकर आपने किसी को नवाजना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने में पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लाना है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं भर्ती है। करेंगे, हाँ, फिर नहीं भर्ती कहाँ से करेंगे, हाँ नौकरियां आप उठाएंगे कि वो हमारा उम्मीदवार टिकट होल्डर हार गया था, उसको चेयरमैन बना दे, तो अभी भी यही हालात वो है, हमारा नहीं स्पॉन्सर करने वाला जो मामला तो था फिर वहीं के वो वहीं बोर्ड दे मेंबर वो तो बन अभी भी जाएगा। यही है। अगर तो आपने वो करना है तो फिर इन अथॉरिटीज का या इस खुद मुख्तारी का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर वो इंडिपेंडेंट बॉडी बना दें, वासा जिस तरह लेस्को है और SNGPL है, वासा पानी सप्लाई सीवरेज के मसाइल, ये भी एक ऐसी जरूरत है जो घर घर की कहानी है, हर घर का मसला है, रूटीन का इस्तेमाल है। बुनियादी इसलिए अगर इस इदारे को आप मजबूत करेंगे और इसको खुद मुख्तार कर देंगे, और गवर्नमेंट इसको अगर करना चाह रही है ऐसी, देखें कैबिनेट में जाएगा, मंजूरी होगी, सारा कुछ होगा, उसके कुछ TORs तो बने होंगे ना, पहले कुछ चीज़ें डिसीजन उसका हुआ होगा कि किस तरह आगे चलाना है, तो करें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इसका बराह रास्त फ़ायदा होगा। इदारे खुद काम करेंगे और खुद ही कमाएंगे, खुद ही अपना बजट लगाएंगे, तो ईजी हो जाएगा फिर सारी चीज़ें, फिर लेफ्ट राइट देखने का, और फिर एक बहाना भी ख़त्म हो जाएगा कि हमें बजट नहीं आ रहा, हमें फलां गवर्नमेंट या फलां इदारा नहीं दे रहा। क्या है, दुर्रे नायाब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दुर्रे नायाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वासा का इंतजामी इख्तियार महकमा हाउसिंग को मुंतकिल किया जा रहा है, अथॉरिटी बिल पेश किया जा रहा है, मकसद क्या है, वासा की कारकर्दगी से क्या बेहतर होगी, या फिर ये नवाजने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है?
दोनों पहलू हैं। होता ये था कि एलडी अथॉरिटी के अंदर ये वासा जब कंट्रोल में था तो उनके एजेंडास पास होने के लिए एलडी की गवर्निंग बॉडी में ना उनको वक्त मिलता था, ना उनके एजेंडों को थ्रू किया जाता था। इसमें वासा के बहुत सारे मसाइल भी थे। अब वासा चूंकि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है और अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहा है, ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बल्कि उनके वसाइल भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुके हैं। लाहौर का इंतजामी कंट्रोल भी उनके लिए बढ़ता जा रहा है। अब उनके लिए मैन पावर को कंट्रोल करना, उनको अपने वसामी जो वसाइल हैं उसके लिए फैसले करना, इंतजामी फैसले करने के लिए एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी की जरूरत थी। इसी के पेश नजर इसके दायरा कार जो है वो बढ़ाया गया है और इसको एलडीए के कंट्रोल से निकाल के अलहदा एक अथॉरिटी बनाया जा रहा है ताकि इनका अपना चेयरमैन हो, अपना इनका बोर्ड हो, अपने इनके फैसले हो सके और चाहे किसी भी किस्म के मामलात हैं साफ पानी के हवाले से, ड्रेनेज मंसूबों के हवाले से, तो अंडर द वन रूफ जो है वो फैसले किए जाते हैं। तो हम ये तो समझ गए कि भारी भरकम तनख्वाह से सीईओ, चेयरमैन ये सब रखे जाएंगे, लेकिन मामलात बेहतर करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे तो लोगों को वासा से बहुत सारी शिकायत है, हमारे मसाइल बहुत ज्यादा है, तो उनकी तरफ भी कोई तवज्जो देगा? जी बिल्कुल, उनकी तरफ तवज्जो दिए जाएंगे। जिस तरह लाहौर डेवलपमेंट पैकेज आपने देखा है कि इस वक्त चल रहा है और अगर लाहौर का पूरा सीवरेज सिस्टम लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के 137 अरब लगाने के बाद ठीक कर लिया जाता है, जिसमें 50% कस्टोडियन वासा है, 50% एमसीएल है, तो उसके बाद उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए बाद में आफ्टर जो उसके मामलात हैं उनको चलाने के लिए, सीवरेज सिस्टम की बहाली बेहतरी करने के लिए मामला जो है वो आपको एक अथॉरिटी को देने पड़ेंगे। अब एलडीए के पास अपना बहुत बड़ा काम है, ना सिर्फ वो डेवलपमेंट करता है बल्कि बिल्डिंग कंट्रोल भी करता है। वासा जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी जरूर थी लेकिन उनका तमाम तर फैसले कंट्रोल जो है वो एलडीए करता था और आपने देखा है कि एलडीए के अपने मामलात इतने बिगड़े हुए हैं तो उन्होंने बाकी अपनी एजेंसियां किस तरह चलानी है, टीपा वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वासा वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस पे ये वज़ीर आला का फैसला है कि इनको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाया जाए और अथॉरिटी बना के सारी जिम्मेदारी इन पे दिया जाए ताकि इनको भागने का कोई रास्ता ना हो। कल को वो ये ना कह सकेंगे जी कि हमने फैसला नहीं करना था, हमें फैसला करने नहीं दिया गया, हमने एलडी के पास भेजा, एलडी ने हमें फैसला नहीं करने दिया, हमने फलाने के पास भेजा। तो ये एक बड़ा आया। बाकी अथॉरिटीज के हालात भी हमारे सामने हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और किस तरह से रिजल्ट। मकसद ये है कि अगर इसको बेहतरी के लिए किया जा रहा है, हालात बेहतर हो जाएंगे वासा के, तो चले फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन चले ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि पर्चा आउट करने पर 3 साल कैद, 50,000 रुपए जुर्माना होगा। इम्तिहान में रुकावट पैदा करने वाला अमला जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत जरूरी है ये चीजें। शाहिद सिप्रा साहब देखें, इनको तो पकड़ना चाहिए। ये तो हमारा मुस्तकबिल की जो नस्ल है उसको तबाह और बर्बाद करने के लिए इस तरह के होते हैं और चंद रुपयों की खातिर होता है। ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं होती कि जिसके लिए ये कर रहे हों। लेकिन अब दूसरी साइड भी देखें कि जिसने पेपर देना है वो भी बराबर के ही शरीक होते हैं। मेरे ख्याल में उनको भी इसी तरह की सजाएं मिलनी चाहिए। जो बच्चा एक पूरा साल मेहनत करता है या किसी भी इम्तिहान में वो अपेयर हो रहा है तो मेहनत करके आने वाला और एक रात में व्हाट्सएप की बुनियाद पर पर्चा मिलने की सूरत में बाकी सारी साल की मेहनत ज़ाया हो जाए तो ये हम बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। इसलिए ये मेरे ख्याल में ये कम सजा, इससे भी ज्यादा हो जानी चाहिए, जुर्माना भी ज्यादा होना चाहिए। पर्चा आउट करने वाले के साथ साथ जिसने लिया है, जिसने वो पर्चा हासिल किया है, उसको उसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। फिर तो ये हालात बेहतर हो सकते हैं। देखें, माजी में बड़े बड़े आपके सामने स्कैंडल सामने आए हैं। प्रैक्टिकल तो बड़ी आम सी बात है। प्रैक्टिकल में तो याद है जब हम भी पढ़ते थे तो हम लोग भी सिफारिशें करवाते थे कि प्रैक्टिकल के नंबर्स लग जाए, करवाते थे। और ये बड़े रूटीन की प्रैक्टिस है। आपको सिफारिश नहीं मिली होगी, ये एक अलग बात है। ये बड़ी आम प्रैक्टिस थी। जब प्रैक्टिकल्स होते थे उस वक्त ढूंढा जाता था कि कौन सा प्रोफेसर है, कौन से कॉलेज में, कहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होना है, कौन सा बंदा, उसको अप्रोच करवाया जाता था। आपके स्कूल वाले ही इस चीज को वो खुद भी मैनेज करते थे। ठीक है, क्योंकि वो आपके सादा से 25 नंबर या 20 होते थे तो उसमें से आपके नंबर लग जाते हैं। मैं तो इवन यूनिवर्सिटी तक भी करता रहा हूँ, ये कोई इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि अभी कानून नहीं बना तो वो एक अलग बात है। अब बात ये तो चले ऑन लाइटर नोट, बात ये है कि मेहनत करने वाले जो तलबा और तालिबात हैं उनके साथ अगर इस तरह के मसाइल हो जाएं तो ये उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट अगर ये करना चाह रही है तो इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। लेकिन बेचने वालों को पकड़ेगा कौन, पकड़े जाएंगे कैसे? आखिर असल में मसला फिर वही है, पेपर बनना है, पेपर बनना है,
फिर कहीं पे कंपोज भी होना है, फिर उसका प्रिंट्स भी निकलने हैं, सब सारे लोगों आपस का में मिले हिस्सा होते हैं ना। फिर उसकी डिलीवरी भी होनी जी, है, ऐसे आप मुख्तलिफ सेंटर्स पे पेपर आप पहुंचना भी जितना है, मर्जी सील पैक कर लें, जितना सारी मर्जी कर चीजें लो। हैं। सब हो लेकिन जब हाथों से चीजें निकल रही हैं, मेरे जैसा तो बैठा होगा ना, तो वो जब कंपोज करेगा तो उसको याद हो जाएगा भाई ये पेपर अच्छा, इसमें मैंने एक और compose चीज़ किया है, ये जो प्रैक्टिकल की बनी बनाई कॉपियाँ मिलती है ना, उर्दू बाजार चले जाएं तो उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल आपको स्टूडेंट्स खुद मेहनत करके खुद बनाने मेहनत चाहिए। करके बनाए ना। ये तो प्रॉपर एक कारोबार है। खैर नहम जमात के लिए नया निसाब तालिब इल्म इंग्लिश या उर्दू ज़बान में पढ़ सकेंगे। सिलेबस तब्दील होने वाली नहम जमात की 7 किताबों में उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस शामिल हैं। अच्छा, ये ज्यादती है कि पेपर सर पे आए हैं और आप पकड़ के सिलेबस चेंज कर देंगे, तो फिर स्टूडेंट्स कैसे अच्छा परफॉर्म कर देखें, सकेंगे? इसमें ना एक ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे निसाब एक नहीं हो सका। हाँ, बहुत वो कोशिश की यकसा गई, निसाब की तो पता नहीं बातें कब बहुत से की हम गई बातें सुन रहे थे। कि जी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और सरकारी स्कूल्स हैं इनका निसाब एक किया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सका। और इसमें अब ये पहले भी नहीं, था। आप चेंज लेकर आए, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीकेकार है ना। आप से पहले लेके आए ना, बिल्कुल। जब आपकी क्लास साल में शुरू नई होना start है, जब हुई है, तालीमी बिल्कुल साल ऐसे शुरू ही। होना है उस वक्त लेके आए। अब इसमें ये पहले भी था। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि इंग्लिश में कोई पढ़ना चाहे या उर्दू में पढ़ना चाहे, ये पहले भी थी ये चीज़। तो अब ये एक मरतबा फिर से वही करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप पूरा जो निज़ाम तालीम है उसको एक पैटर्न पे लेके आएँ, उसको एक जगह पे वो करें, ताकि वही किताबें जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं वही प्राइवेट में भी पढ़ाई जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं इस वक्त, मेरी जो बड़ी बेटी है वो 7th क्लास में है, ठीक है, उसको पढ़ाया जा रहा है ऑक्सफोर्ड। अब आगे अगर मैंने उसको A लेवल या O लेवल नहीं करवाना तो मुझे फिर क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस चीज़ को देखते हुए जो निसाब है ये एक होना चाहिए, बिल्कुल। इस पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि ये हर दूसरे साल जो है इस तरह के तजर्बे किए जाएं। इससे जो मुस्तकबिल है बच्चों का वो ख़तरे में पड़ता है। बिल्कुल। और इसमें मेरे ख्याल से आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका जितने भी मुतल्लिका लोग हैं उनको इस पर जो है फौरी तौर पर देखना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारा नुकसान इसका हो रहा है। अच्छा जी, काबीना की जानिब से बिग कैट्स को भी शेड्यूल में डालने की मंजूरी दे दी गई है। जानवरों को घरों में रखने के लिए 50,000 कब्जा लाइसेंस फीस मुकर्रर की गई है। ये तो सोशल मीडिया मतलब दिखा रहा होता है, हर बंदे ने अपने घर में सांप रखा है, हर बंदे ने अपने घर में शेर रखा है, अब तो शेर आम होता जा रहा है। हाँ, वही तो कह रही हूँ, कोई SOPs को फॉलो नहीं करता। हसन, इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, इसमें मेरे ख्याल में तो इसकी लाइसेंस जो है ना, ये जो फीस है इसको बढ़ाना चाहिए। जो शेर पाल सकता है वो पैसे भी ज़्यादा दे सकता। अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है ना। अच्छा, उनको रखने के लिए आपको प्रोटोकॉल जो प्रॉपर होता है वो भी फॉलो कोई वो नहीं भी फॉलो करता। करना चाहिए। अव्वल तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रिहायशी जो इलाकों में रिहायशी इसको इलाके allow हैं भी वहाँ नहीं पे ये करना अलाउ चाहिए, करना ही नहीं बिल्कुल, चाहिए। हाँ। अभी पिछले दिनों हमने देखा यहाँ पे जल्लो की साइड पे वो जो एक एक वाकया वाकया हुआ भी था, बिल्कुल। हुआ भी था, सोशल मीडिया पे खासी वो वीडियो खासी वायरल हुई वो थी। वायरल हुई। तो इस चीज़ को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि अव्वल तो लोगों को इस चीज़ की तरफ लाएं कि भाई घरों में खतरनाक जानवर जो है वो ना रखें। चलें, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये तो एक पालतू जानवर में आ जाता है ना, पेट है, लेकिन ये कम से कम ये शेर और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अलाउ नहीं करना चाहिए, इनको अलाउ ही ना करें। शायद से प्रेस आप देखिए अलाउ तो उन्होंने कर दिया, अब वो पहले भी ऐसे परा साहब यार लाइसेंस किसी ने पैसे रखे दें हुए और हैं, करा कहीं लें। ना कहीं हो सकता है, लेकिन चले रख रहे हैं। और यूट्यूबर्स की चलो मौजें हो जाएंगी, कभी कहीं पहुंच जाएंगे, कभी कहीं तो वो उनकी टिकटॉक मौजें- बनाने वाले उनकी सिपरा मौजें साहब हो उन्होंने जाएंगी। भी रखे हुए हैं अब तो। उन्होंने रखे हुए ये सारी चीज़ें बेसिकली ये आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। हमारे जो अभी 10-12 साल 20 साल की एज के जो बच्चे हैं, जो अभी जिनके पढ़ने की उम्र है, ये सोशल मीडिया उन्हें इस तरह के शौक जो हैं ये ख़राब कर रहे हैं। ये तो मेरे बच्चे भी देखेंगे कि वो भाई इतनी सारी फीस है और ये कर दें, तो वो उन्होंने भी रख लेना। उन्होंने तो कहना मेरी सालगिरह इन्हें पैसे इकट्ठे हों लै दे मैंने, मैं कि तू पूरा करांगा। देखें इस चीज़ की हौसला शिकनी होनी चाहिए। ये बड़ों के शौक हैं, सरमायादार लोगों के शौक हैं, और ये उनके 50,000 से करें, बढ़ाना चाहिए इसको। वो करें, ये नहीं, मेरे और ख्याल फिर में अलाउ नहीं भी होना उन लोगों को करें जिनके पास प्रॉपर कोई फार्म हाउस की सहूलत जगह है हो। या शहर से बाहर है या रिहायशी शहर इलाके आपने से- किस चीज का नाम रखा हुआ है? शहर से बाहर क्या वागा को कंसीडर करते हैं? शहर के बाहर नहीं, कोई रिहायशी आप इलाके कहना को करते हैं, ठोकर न्याज बेग को करते हैं। शहर से बाहर किस चीज को करते हैं? शहर उबार टप्पे का शेखुपुरा की बाउंड्री आए की करोगे, इधर कसूर दी आ जाएगी। शहर बाहर आप किस चीज को कह रहे हैं कि शहर से बाहर? आप तो सारा अर्बन एरिया आपका, ये तो सही हर कह जगह पे तो हाउसिंग सोसाइटी
सोसाइटीज बन गई हैं, जराई रकबा रह को नहीं गया, तो फिर शहर से बाहर आप किस चीज को मान रहे हैं? इस साइड पे जाएंगे तो आपका कसूर है, इस साइड पे जाएंगे तो आपका शेखुपुरा है, उधर जाएंगे तो अमृतसर और अटारी आ जाएगा, इंडिया चले जाएंगे, फिर शहर है केड़ा, कितने रखोगे? शहर उबार आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये कि रिहायशी इलाके से कम रिहायशी नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि शहर से बाहर रखने की इजाजत होगी। भाई शहर से बाहर आप कौन सा इलाके को, और इस पे अमल भी नहीं हो सकता। आप ये मुझे बताएं, आज हम बैठ के यहाँ कह दें कि जल्लो वाले जो हैं हम उनको लाहौर शहर में नहीं कंसीडर करते, शहर से बाहर करते हैं, कैसे हो सकता है? वो तो रोज मुजाहरे होंगे भाई ऐसे शहर बिल्कुल में, ऐसे ही है। ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल में ये जिन लोगों को शौक है उनको करने दें। गवर्नमेंट आमतौर पे हर बंदे को इतने सारे पैसे रख के इजाज़त ना दे तो बेहतर है। ये इसके प्रोटोकॉल जो है, जगह चाहिए आपको, सारी चीज़ें चाहिए। आप जहाँ आबादी नहीं है आपने वहाँ जाकर जाना है, और जहाँ आबादी नहीं है वहाँ आपकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ये इसलिए मेरे ख्याल में इस चीज़ की हौसला शिक नहीं होनी चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर आपने ये किसी को परमिशन देनी भी है तो प्रॉपर एसओपीज बनाएं, उसको फॉलो करना भी जरूरी है, और उस पर फिर अमल दरामद करवाएं भी, उसकी कोई मॉनिटरिंग भी करें, अदरवाइज ये बहुत सेंसिटिव मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक नौजवानों के दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। दौरे जदीद में हम देख रहे हैं कि डिजिटल सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग अपना कारोबार जो है वो घर बैठे ही कर रहे हैं, और हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो कि नौकरियां तलाश कर रहे हैं, अब तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये कहना कि जी मेरे पास कोई काम नहीं है, आई थिंक ये लेम एक्सक्यूज़ रह गया है। सो अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके पास बेतहाशा ऑप्शन है। ऐसे में नौजवानों ने एक रास्ता ढूंढा और उस पर वो लोग काम भी कर रहे हैं जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग और इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी लीगलाइज नहीं है, हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करी, ऑल्दो इससे आप बहुत सारे पैसे कमा भी रहे हैं, हम बहुत सारे नौजवानों को देख रहे हैं। सो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है? इसको लीगलाइज करने के लिए बिल भी पेश किया गया है, उस पर काम भी हो रहा है। तो वी होप फॉर द बेस्ट के अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। बट आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल करेंसी बेसिकली है क्या, इस पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। साकिब अलीज़ादा और इसके साथ साथ मोहम्मद अंस आज के हमारे गेस्ट हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं। इन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। साकिब मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ये दो करेंसी पेयर के आपस का कंपैरिजन को बोलते हैं। मतलब अगर आप एक साइड पे डॉलर को रखते हैं और दूसरी साइड पे पाउंड को रखते हैं, एक करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी करेंसी वीक होती है। आप अगर गोल्ड को या डॉलर को बाय कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ पाउंड, तो उसकी वैल्यू की एक्सचेंज के ऊपर जो भी प्रॉफिट मार्जिन आपका बनता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बिल्कुल सिंपली वे में। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कुछ करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे स्टार्ट लेने से पहले क्या क्या चीज़ें सीखनी है? फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको बेसिकली चाहिए तीन चीज़ें। ठीक है। एक चाहिए आपको इंटरनेट, एक चाहिए आपको डिवाइस, और एक आपको चाहिए रेगुलेटेड ब्रोकर। ठीक है। जो आपको बेसिकली सेंटरमैन होगा जो आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करके मार्केट में पुट करेगा। ओके। सिंपल। और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई भी। कोई हाई फाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, मतलब आप प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेकर इसको कर सकते हैं। जी, प्रॉपर ट्रेनिंग के अलावा भी बस आपको बेसिक लर्निंग करनी होती है, उसके बाद तो आप अपने फुटस्टेप खुद ही रास्ते में चलते जाते हैं। बस एक पाथ आपको मिलना चाहिए, उस पाथ पे आप चढ़ गए, उसके बाद आपके फर्दर गो ऑन स्टार्ट कैसे लेना है? सिंपली आप एक रेगुलेटेड ब्रोकर देखें जो SECP के साथ हमारे चल रहा हो, उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक करेंगे। करने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, आप ब्रोकर अकाउंट बनाएंगे, सिंपली वहाँ पे जाएंगे। कुछ छोटे मोटी यूट्यूब पे या आप बेसिकली जो हमारी फीमेल्स हैं घर पे काम करने वाली, वो थोड़ा टाइम यूट्यूब पे भी अगर देती हैं वो सीखती हैं। तो अगर $100 के ऊपर भी आप स्टार्ट कर रहे हैं और ईच डे में $10 भी आप बना रहे हैं, तो $10 अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 3000 के करीब बन जाता है। तो ये एक हैंडसम मनी होती है सबके लिए। ज़्यादा बेहतर है जी। तो ये इसलिए ये बहुत ईजी है और आसान है। $10 बनाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो सिंपल पैटर्न बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए चाहिए? इसके लिए ज़्यादा टाइम आपको चाहिए ही नहीं, सिर्फ 2 घंटे दिन में आप दें, उस चार्ट को देखें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप अपना चार्ट पैटर्न ड्रॉ करें। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, आपको उस कंट्री का भी देखना होता है। अगर आप USD में देख रहे हैं, USD सबको पता है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है, उसके कंट्री के कुछ न्यूज़ को कुछ पढ़ें, कुछ ऐसे देखें, और 2 घंटे के अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक करें और साइड पे हो जाए।
सही। अंश, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? मुझे अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इससे पहले मैं एक सर्विसेज बिजनेस में था। ओके। इसके अलावा मैंने मल्टीपल मेरे कोर्सेज हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, लम्ब से डिजिटल मार्केटिंग का मेरा कोर्स है। और इसको स्टार्ट में मैंने एक एज अ यूनिवर्सिटी ही लिया था, एज अ डिग्री ही लिया था। इसको स्टार्टअप किया मैंने, इसको फर्स्टली इसके ऊपर लर्निंग की, फिर इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की और स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बहुत सारे पैसे चाहिए कि आप कम पैसों से भी स्टार्ट ले सकते हैं? स्टार्टिंग में ऐसे आपको कुछ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती, आप एक छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी पहले नॉलेज अपना कंप्लीट करें और उसके बाद फिर इसको करें। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ सकती हैं? हमारे यहाँ तो भैया आप देख सकते हैं, छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस करें, यहाँ पर आपको बड़ी नकली चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, 100 तरह के मसाइल होते हैं ना जी। इसमें सबसे तो मेन चीज़ ये होती है कि आपके अकाउंट्स के अगर तक पासवर्ड आपके पास हैं, अगर आपने किसी को शेयर नहीं किए तो फिर आपको कोई भी इशू फेस करने को नहीं करना चाहिए पासवर्ड शेयर। इन शॉर्ट आप ये बता रहे हैं ना, हमने अब अपने देखने वालों को ये भी तो बताना है कौन कौन सी चीज़ें जिस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। जो आपकी पर्सनल चीज़ है वो आपने पर्सनल ही रखनी है। जी, इसमें सिर्फ आपके एक पासवर्ड होते हैं जिसको आपने सिक्योर रखना है अपने पास। और उसके अलावा कोई ऐसा इशू नहीं। मेरे जैसे लोग जो आए दिन पासवर्ड ही भूले रहते हैं, वो क्या करें? जी, इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ। इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे उस चीज़ का, आप देख रहे हैं कि 1/3 रूल जिसको हम फॉलो करते हैं, हम उसको कहते हैं 1/3 रूल। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें आप देखते हैं कि आपके अगर माइनस हो रहे हैं, लॉस में आप जाते हैं, तो आपका अगर $1 माइनस में जा रहा है, तो अगर प्रॉफिट में वही ट्रेड चली जाती है तो आपको $3 आएंगे। इन केस आपने एक ट्रेड किया, आपका वो माइनस में चला गया, दूसरा ट्रेड किया, वो भी माइनस में चला गया, लेकिन तीसरा ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में चला जाता है तो आपके वो दोनों लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। तो उसी पैटर्न को फॉलो करना। अच्छा, अब इसके लिए होता क्या है? अब हम सोशल मीडिया के डिफरेंट अगर हम देखें ना, तो आप बेस्ट टाइमिंग देख रहे होते हैं कि बेस्ट टाइमिंग कौन सी चल रही है, आपके व्यूअर्स किस टाइम पे इंगेज्ड हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको कैसे पता चलता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये बेस्ट टाइमिंग है, इस टाइम पर आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स ऐड होते हैं। उस इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, कितने लोग उस टाइम पे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उसका मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पूरा टाइम शेड्यूल आ रहा होता है कि किस टाइम पे कौन सी मार्केट ओपन होगी और कौन सी मार्केट अभी इस टाइम पूरे बूम में है। जो अब वो मार्केट आवर्स के उस टाइम पे ही बैठ के ट्रेड करें, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ट्रेड आपकी प्रॉफिट में ही जाएगी। सही। थोड़ा सा हमें बताएं, ट्रेडिंग बेसिकली आप फॉलो कैसे कर सकते हैं? वो लोग जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें अगर आप बताना चाहें तो। बेसिक सबसे पहले जब हम छोटे भी थे तो हमने, अगर हमारे पेरेंट ने भी हमारी स्कूलिंग देखने के लिए, उन्होंने खुद पहले ऑब्जर्व करना था अच्छा स्कूल कौन सा है। एज इट इज सेम पैटर्न में आपको पहले अपना मेंटोर अच्छा ढूंढना होगा। वो अच्छा मेंटोर ढूंढने के लिए अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फिर अपना टीचर अच्छा ढूंढें। अच्छा टीचर आएगा, वो उसकी गाइडेंस आपको मिलेगी तो आप ऑब्वियसली अच्छे पाथ पे चलेंगे। यानी प्रॉपर इसके कोर्सेज कराए जा रहे हैं। सो आपने जो कोर्स किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने अपने स्टार्ट में मैंने मल्टीपल लोगों को ट्राई किया, डिफरेंट लोगों का मैंने कोर्सेज ट्राई किए। बट अगर आपने सीखना है तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर भी सब कुछ अवेलेबल है, जिससे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ये। अगर आप करना चाहें तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, वरना मेंटोरशिप के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल भी हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। मुझे ट्रेडिंग बताइएगा ज़रा, बल्कि हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा जी, मैं लैपटॉप को थोड़ा सा, कि बेसिकली हमने इसको देखना कैसे होता है। मैं इसमें छोटी सी चीज़ों का कुछ आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह अभी कुछ ही टाइम पहले हम बैठे हुए थे उधर लाउंज में जी, तो उधर हम फिर उसको ट्रेड कर रहे थे। उसमें ये मार्केट आवर्स में ये अभी अगर मैं कैमरा में दिखा सकूं तो जी बिल्कुल, ये बेसिकली ये जो रेड मार्क आपको नीचे का नजर आ रहा है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है। मार्केट यहाँ से हिट करने के बाद ऊपर गई, ये जो ऊपर वाला ग्रीन है ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन था। इन केस अगर यहाँ पे हमारी मार्केट लॉस में जाती तो हमारा ज्यादा से ज्यादा $1-1.5 का लॉस होता, लेकिन ऐसी प्रॉफिट में गई है तो वो
5x पे चला गया, ठीक है। $1 $5 पे चला गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितनी मनी लगा रहे हैं इसके ऊपर, कितने की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। $1 5 पे गया, वहां पर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। जी बिल्कुल, उसके लिए हमें एग्जीक्यूट करना होता है जिसको हम कहते हैं SL या TP, स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट। ओके। आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर लेते हैं और स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं, उसके बाद अपना चार्ट को आप बंद कर देते हैं, आप अपने बाकी जो घर के काम है वो भी कर रहे हैं, तो मार्केट जब उधर जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो मुझे ये बताएं कि अंश, आपका क्या पूरा दिन आप लैपटॉप रख के और इसी चीज़ पे लगे रहते हैं, या आप अपने काम दूसरे भी साथ आसानी से कर सकते हैं? जब मैं स्टार्टिंग में था तो तब मेरा फुल टाइम, आपने जब ट्रेड नहीं भी करनी होती आप मार्केट के ऊपर ही, चार्ट के ऊपर ही रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। बट अब मेरा रूल होता है कि मैंने वीक में सिर्फ 3 डेज जो है वो ट्रेड करनी होती है, और उसमें मैंने मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स होते हैं जो ऑफिस टाइमिंग होती है मेरी, जिसके अंदर सिर्फ मैंने बैठ के अपनी एक ट्रेड सेट करनी होती है और उसको एग्जीक्यूशन देनी होती है उसको। ठीक है। और उसके बाद जो भी होता है, प्रॉफिट होते हैं तो हम उसको भी टेक करते हैं, और जो लॉस होता है अच्छा, जिन लोगों ने स्टार्ट करना है, सबसे पहले कि आप उन्होंने अपना अकाउंट बनाना है, मुझे ये बता दें स्टार्ट कैसे लेना उन्होंने? स्टार्ट सबसे पहले इसमें ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये है कि जो SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो रेगुलेटेड रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, आप उनके साथ अपना अकाउंट साइन अप करें बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको A to Z उसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आप करके वहाँ से। फेक तो नहीं होता उस पे, या आपको कोई धोखा हो जाए, कुछ ऐसी चीजें तो जो नहीं होती? SCCP से रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ऐसी कोई इश्यूज नहीं होते। ठीक हो अगर गया। उससे आउटसाइड कोई ब्रोकर्स हैं, वो एक तो इलीगल होगा, सेकेंडली वो रिस्क होगा आपके लिए ठीक कि है। आपके पैसे उसमें इनसिक्योर हो सकते ठीक हैं। है। बट जो SCCP के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, उनके साथ आप बिल्कुल रिस्क फ्री होकर काम कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी पे भी लोग काम कर रहे हैं, ये क्या? डिजिटल करेंसी पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरी ये मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है इस टाइम पे कि ये अब 7.6 ट्रिलियन की मार्केट हो गई है। जो BTC जैसे या इस तरह की जो करेंसीज हैं, ये गोल्ड की जगह ले रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है ये। पाकिस्तान के लिए भी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और अभी की न्यूज़ जब से मैं सुन रहा था कि ये जो हमारा स्टेट बैंक है वो भी इसके ऊपर पूरी वर्किंग कर रहा है, तो हम तो होप ही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये अच्छा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यानी हम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर गोल्ड खरीद के रखते हैं, तो हम डिजिटल करेंसी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप डिजिटल करेंसी रख सकते हैं, और वो भी इसी तरह ही होता है जिस तरह आपका एक वॉलेट होता है, आप अपने वॉलेट में अपनी करेंसी को रखते हैं, उसके लिए भी आपने अपने पासवर्ड्स को अपने पास सेव रखना है। आपका अगर पासवर्ड कहीं पे चला जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका पासवर्ड आपके पास सेव है तो आपकी करेंसी, आपकी मनी आपके पास ही रहेगी। ठीक है, तो इसको बाय करने का तरीका अंश बता दीजिए। अगर आप डिजिटल करेंसी खरीदना चाह रहे हैं, इस पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, इससे अपने पैसों को डबल करना चाह रहे हैं, तो क्या करना है आपको? डिजिटल करेंसीज के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर से आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ भी बाय कर सकते हैं, जो भी आपको बाय करना है। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपने उसको किस किस्म की चीज़ को आपने बाय करना है, किस कॉइन को बाय करना है, किस करेंसी को बाय करना है, गोल्ड को बाय करना है, या किसी बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा ऐसी चीज़ों को बाय करना है। उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने बाय कर लिया, उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद देखें, फॉरेक्स और इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉरेक्स है, स्पॉट में आपने ट्रेड करनी है, लाइव आपने बैठे हैं, अभी मार्केट प्रेडिक्शन देखी है, ठीक है, तो उसके बाद आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी होती है। बट जो इस तरह के कॉइन्स होते हैं, इसके अंदर ये होता है आपने इसको इन्वेस्ट किए इसमें, इसके अंदर फिर आपको थोड़ा वेट करना होता भूल है। जाएं आप। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको इसको भूलना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद, इसमें ये नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट्स ही आते हैं, आपके पैसे डबल हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपके पैसे, मार्केट है ना, फ्लक्चुएशन है उसके अंदर, अप एंड डाउन साथ साथ है। मार्केट नीचे भी आ सकती है और मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो आपको अपने पैसों को वहीं छोड़ना है। लेट्स सपोज अगर मार्केट नीचे आ रही है, तो आप अपने पैसों को ना छेड़ें, उसको वहीं पड़ा रहने दें। अगर आपकी नॉलेज पूरी है, आपकी रिसर्च उसके ऊपर पूरी है, तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही मेरी अमाउंट से भी नीचे जा सकता है, तो फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है उस मौके के ऊपर और आपके डिसीजन के ऊपर। मैं इसी चीज़ पे थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ कि ये बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है ना, डिजिटल करेंसी, इसका एक ब्लॉकचेन होता है। आपने जो भी ब्लॉकचेन वाले हैं ना, उस ब्लॉकचेन करेंसी को ही पकड़ना है। नहीं तो इस तरह के डिफरेंट मीम्स कॉइन है जो आते हैं, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, सबका पैसा लेते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो पैसे निकालते हैं और चले जाते हैं, वो डंप हो जाता है कॉइन। तो इसीलिए सिर्फ उन्हीं करेंसीज पे करना चाहिए जो मेजर करेंसीज जो ट्रेड के लिए यूज हो रही हैं। ओके, ये आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को बड़ी अट्रैक्शन लग रही होती है, तो फिर बहुत सारे लोग इसमें जो हैं
वो अपने असली पैसे भी खो बैठते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर हम डिजिटल करेंसी पे बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट होना ज़रूरी है? आप 100 रुपए के भी ले सकती हैं। अच्छा। हाँ, इसके लिए आपको ज़्यादा मनी चाहिए ही नहीं। जितने आपके पास मनी है अपनी, आप उसको किसी भी, अब बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अब मैं खुद दुबई से आया हूँ, मेरी दुबई में कंपनी है, मैं सब वहाँ पे कर रहा हूँ। वहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए हमें अपनी एक्चुअल मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। सिंपली हम अपने वॉलेट से जाते हैं, कुछ एटलीस्ट हम पानी की बोतल भी ले रहे हैं अगर, तो वहाँ से हम अपनी क्रिप्टो करेंसी से पे कर लेते हैं। तो वो अगर मेरी वॉलेट में पैसे हैं, मैंने अगर रखे हुए हैं $1000 रखा हुआ है BTC का, BTC कल को ऊपर चला जाता है, मैं अगर उसमें से बाइंग भी कर रहा हूँ तो वो मेरा $1000 स्टिल उसमें सेव रहता है। ग्रेट, ठीक है। तो ये उसी पैटर्न के ऊपर चल के, तो ये पाकिस्तान में भी अब ये बिल्कुल ऐसे ही होने वाली है, तो सबको उसमें सेव रखना चाहिए। चलें जी, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम है। अंत मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए? मेरा मैसेज सबके लिए ये होगा कि आप इसको, फ्यूचर है, फॉरेक्स भी, क्रिप्टोज भी, आपको ज़रूर इसके अंदर करना चाहिए। बट सबसे ज़रूरी इसमें यह है कि अपनी रिसर्च और अपना नॉलेज, ये प्रॉपर एक आपकी डिग्री की तरह होता है। आपको इसके ऊपर प्रॉपर टाइम देना होता है फर्स्ट लर्निंग के लिए। ठीक है। जब तक आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होती, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको अपनी लर्निंग कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद कुछ लॉसेज होते हैं स्टार्ट में। हाँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि लॉसेज नहीं होते, किसी भी किस्म का बिजनेस, हर बिजनेस के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट साथ साथ है। तो स्टार्टिंग में कुछ लॉसेज हैं जो कि आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी फीस है, वो ओके, आप वो सीख रहे हैं। बट वो कुछ टाइम के बाद फिर आपका वो जो लॉस होता है वो फिर प्रॉफिट में टर्न होना शुरू होता है। आप अपने लॉसेस से सीखते हैं डेली बेसिस पे। और ये भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे आप डर जाएं और छोड़ के पीछे हो जाएं। जी, वो कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे जरूरी है इसके बहुत अंदर। ज़्यादा ज़रूरी है। साकिब, जी बिल्कुल। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि अपने रिस्क को मैनेज करें, अपना ये अपनी मनी को, अपनी चीज़ का बेहद ख्याल रखें। ये इसमें ऑप्शन भी आती है आपके पास डेमो अकाउंट की। ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि जब आप लर्निंग अपने पीरियड पे हो और उस टाइम पे आप अपनी रियल मनी को ऐड करें और उसको डंप कर लें। सिंपली डेमो अकाउंट्स पे जाएं, डेमो पे जाके ट्रेड करें। जब आपको पता चल जाए आपके चार्ट सिक्योर हो गए हैं, फॉरेक्स पे भी सेम टेक्निकल एनालिसिस चलता है, डिजिटल करेंसी क्रिप्टोस पे भी सेम चलता है। अपनी लर्निंग करें, डेमो अकाउंट बनाएं। जब आपको पता चले मेरे डेमो अकाउंट प्रॉफिट्स में जाते हैं और मेरी ट्रेड एवरी टाइम सही चलती है, तो बस उसी के साथ ही फिर अपनी रियल मनी को ऐड कर दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। थैंक यू। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। और अब आ जाते हैं जी सेगमेंट्स की तरफ। तो हमारा आज का सेगमेंट है जी, जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं। वक्कार अहमद जंजुआ, रिदा तारिक, उस्मान इलियास, मोहम्मद साकिब, अंस अजीम की सालगिरह है। मियाँ मुजम्मिल तारिक की भी सालगिरह है। महर मुदस्सर अली की सालगिरह है। उसके बाद मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद आतिफ कदीर की सालगिरह है। अवैस खान यूसुफ सई, ताबिश फारूक, मोहम्मद शायान, अहमद सिद्दीकी, मलिक जुनैद और उसके बाद जी राना नादिर की सालगिरह है। इसके बाद सालगिरह है जी दानिया मोहसिन, जो कि हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं जी, मोहसिन बिलाल साहब जिनकी बेटी हैं ये। सो दानिया, आपको स्पेशली सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और जिन तमाम लोगों की आज सालगिरह है, आप सभी लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे।
सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अगर आपकी सालगिरह कल है तो हम आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। करना आपने क्या है जी, हमें स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर अपनी पिक्चर और अपना नाम व्हाट्सएप करें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही स्पेशल बनाया जाएगा। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज हमारे सेट पर हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कटिंग का एक मुश्किल मरहला दिखाएंगे। अच्छा जी, ट्रेंड को फॉलो करना और ट्रेंड के साथ अनोखे अंदाज में कटिंग करना। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ बहुत ही टैलेंट है लोगों में, और आज का टैलेंट मैं भी देख के हैरान भी होंगी और आपको भी ज़रूर हैरान करूँगी। इसके साथ साथ वो जो मुनफरिद और नए नए स्टाइल कटिंग की आप देख रही हैं, वो चाहे ख़वातीन में है चाहे मर्दों में है, तो बहुत ज़बरदस्त। इमरान सिंधु आज के हमारे मेहमान हैं, हेयर ड्रेसर है, जो कि इस टाइम हमारे सेट पे मौजूद हैं, और रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका हेयर कट होने जा रहा है। क्या हाल चाल है इमरान साहब आपके? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हाथ में आप थोड़ा सा ये दिखा दें मुनफरिद तरीका जो कटिंग का है, पहले हम अपने नाजरीन को ना वो समझा दें। नॉर्मली हम कटिंग कराने जाते हैं ना तो एक कैंची से कटिंग होती है। आपके यहाँ पे कितनी कैंची हैं? ये तकरीबन 15 है। 15 हैं। ज़रा कैमरे में दिखा देंगे 15 कैंचियाँ। लें जी, दिखा रहे हैं टोटल, वो पूरी तो अपनी कैंचियाँ पकड़ लें। लें जी, तो ये हैं जी कैंचियाँ जिनको आप देख रहे हैं। 4 और अच्छा, पार्टीशन करें, दोनों हाथों में पकड़ेंगे? नहीं, एक हाथ में। और एक हाथ में कितनी कैंचियाँ आपने पकड़नी है? 15 कैंचियाँ पकड़नी है। तो हम नॉर्मली जब हेयर कट के लिए आते हैं ना तो हमसे पूछते हैं कि आपको कटिंग कैसी चाहिए। तो रिजवान से आपने पूछा कि कैसी कटिंग चाहिए? रिजवान क्या कराना चाह रहे हैं? अच्छा, न्यू लुक चाहिए रिजवान को। अब ये न्यू लुक 15 कैंचियों से कैसे आएगी? ये इससे कैसे कटिंग कर लेंगे आप? इसमें वेट लूज होता है, तो उसमें ये न्यू ट्रेंड है एक। अच्छा। सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, कोई भी चीज़ है उसको ये चीज़ न्यू ट्रेंड मांगते हैं कि न्यू चीज़ चाहिए हमें। नहीं तो नॉर्मली तो कैंची एक से ही कट जाती है, इससे लेयर्स आती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपने प्रॉपर सीखा कहीं से? हाँ जी, हमारा इस काम का हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज है। अच्छा। उधर फ्री फनी अदारा है, वो उधर से हमें ये सीखने को हर मिला कोई था। तो नहीं कर सकता, ये तो मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ। सो स्टार्ट करें आप? मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। रिजवान, बाल बच जाएं बस इतनी सारी कैंचियों से, तो देखें। बट हमें आपकी एक्सपर्टी पे कोई वो नहीं है, आप हमें पूरा यकीन है आप बहुत अच्छे काटेंगे, लेकिन वो कैंची देख के इतनी डर लग रहा है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे कि ये है ना, इसको हम अच्छा, और ना बिल्कुल माइनर से जैसे हम ट्रिमिंग टाइप कराते हैं ना, वो वाले कट हो रहा है, एकदम से ज्यादा बाल भी नहीं कट रहे। मुझे ज्यादा कैंचियां देख के डर लग रहा था ना कि बहुत सारी कटिंग हो जाएगी। ये मेरे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने बाल काटने चाहिए। बालों की देखें ना, बालों की लेंथ कितनी है, हाँ, उस बुनियाद पे हमने लेना है। अच्छा, वो बाल जो नीचे गिरे हैं, कैंची में कितने सारे बाल हैं, वो हमें लग रहा है शायद कटिंग हो ही नहीं रही है। अच्छा, तो वो उसकी बुनियाद पे होता है कि हमने इतने बालों में बालों की ग्रोथ कितनी है, बालों के आगे वेट कितना है, वो वेट लूज कितना कर सकते हैं इस बालों में, ये चीज़ हमें चाहिए होती सही है। हो गया, सही। तो बाज का तो कर्लिंग बाल बहुत होता है, थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, हाथ नहीं जाता, उस बुनियाद पे भी कहते हैं कि ये कम होने चाहिए, थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। अच्छा, जिन उस बालों बुनियाद की पे थिकनेस फिर कम होगी वो इससे कट हाँ जी, होगी। वो इससे कम होती है। बाज का वो थिन सीजर होती है, रेजर से कर लेते हैं, वो एक रेजर ब्लेड से कर लेते हैं। लेकिन ये एक टेक्निक है, इसमें न्यू टेक्निक से हम शुरू किया है, तो ये हम समझ ले कि एक थिन वाइज चलते हैं प्रॉपर। सही सही। अब हमें प्रॉपर कट करके दिखाएं, आप इनके कट कैसा कट कर रहे हैं? ये रफ कट ही करेंगे, लेकिन इसकी टोटल लेयर्स निकलेंगी जो हम प्रॉपर निकालेंगे ना, वो लेयर्स निकालेंगे, और बाद में इसकी जो प्रॉपर कटिंग हो जाएगी, फिर इसकी स्टाइलिंग करके फिर आपको फाइनली वो ठीक है। आप मुझे प्रॉपर इसकी एक लुक निकाल के अब दिखा दें जरा कैसे आप कट कर रहे हैं। फ्रंट पे तो रिजवान के बाल काफ़ी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसको भी कट करेंगे क्या आप? हाँ जी, ठीक हो गया। करवाते हैं लोग इससे कटिंग? बहुत अच्छा। बहुत आवाम करवाती है, एक नहीं। ये मेक श्योर करना है कि तमाम कैंचियां जितनी 15 आपके हाथ में, ये तमाम की तमाम चल भी रही हैं? चल रही हैं। ओहो हो। आप खुद देखें, आपको नजर हाँ, वो नजर आ रहा है, तमाम सारी कैंचियों के अंदर बाल हैं।
अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि ये प्रॉपर हम देख रहे हैं हेयर कट तो होता चला जा रहा है, तो इसकी लुक कैसे आपको पता चलेगी किस तरह सामने आ रही है? इसको बाद में आप ब्लो ड्राई करके दिखाएंगे। हाँ, वो तो प्रॉपर अभी क्योंकि यहाँ पर तो वो वाला मौजूद नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आप उसको सेट इस तरह से कर देंगे कि वो। अच्छा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये एक ट्रिमिंग वाली जो हम कहते हैं ना, जस्ट आप एक ट्रिम करा रहे हैं क्योंकि बाल उतने उतने कट हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है बाल कितने काट, आप ज्यादा भी काट सकते हैं, ज्यादा भी काट सकते हैं। लेंथी बाल होगा, फिर हमें पता है कि उसकी लेंथ कितनी शॉर्ट करनी है या हमें कितनी लेयर्स चाहिए, लेयर्स के तौर पे ये ज्यादातर यूज जिनके बहुत ज्यादा कम बाल हैं वो तो इससे मेरे ख्याल से कट नहीं है। वो ज्यादातर फिर वो ये कहते हैं हमें कि हमें वो सिर्फ वीडियो चाहिए, हाँ, सोशल मीडिया के तौर पे। अच्छा, तो फिर हम उसकी ये भी ट्रेंड है कि लोग ऐसे सोशल मीडिया की वीडियोस बनाने के लिए इसमें वो सीजर्स है ना, कोई भी चीज वो उठाता है, मीडिया उठाती है, तो उस बुनियाद पे वो शो होने की बुनियाद पे वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर ये चाहिए। हाँ, तो रिजवान भी मेरे ख्याल से अब सोशल मीडिया पे हिट होने जा रहे हैं क्योंकि 15 कैंचियों से इनके बालों की भी कटिंग हो रही है, सो खुश भी नजर आ रहे हैं। जैसे इनका ऊपर का बाल लाइट है, हाँ, तो अगर ऊपर के बाल लेंथ में लंबे हैं, लेकिन हमें लेंथ नहीं चाहिए, हमें लाइटपन उसको बुनियाद पे रखना है कि इसका जो अगर लाइट है तो इसमें मजीद निकालेंगे तो वो मजीद लाइट होता जाएगा बाल, हम इसको नहीं करेंगे। अच्छा, ये लेडीज के बालों में भी लेडीज के बालों में भी हो जाती है। अच्छा, वाह, तो वाह, इसमें ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये लेंथ ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसका फेस वो बालों का फेस का टेक्सचर ऐसा है कि बालों का ये जो बाल है साइड पे ये देखेंगे ना, ये हमें फुला हुआ नजर आ रहा है, तो हम इसकी वेट कम करेंगे ताकि इसको स्लिम करेंगे, तो फिर इसका ये जो चीज है ये इसको फेस का टेक्सचर चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, खूबसूरती जिसमें। तो अभी आप इन बालों को लाइट करेंगे मजीद करेंगे इसको जी, ये देखें, ठीक हो गया। सो ये तमाम की तमाम कैंचियां जो है प्रॉपर तेज कैंचियां जो हेयर कट के लिए यूज होती हैं, और एक ही तरह की तमाम कैंचियां, कुछ बीच में डिफरेंट भी नहीं, एक ही तरह की। ठीक हो गया। बालों में आपने पहले कुछ लगाया क्या कि सिर्फ बालों को वेट किया है? सिर्फ वेट किया। ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि नॉर्मली ये ट्रेंड होता है ना कि आपको कहा जाता है जितनी आप कटिंग कराएंगे आपके बाल उतने अच्छे होंगे, तो वो तो एक कैंची से कटिंग कराते हैं, इतनी सारी कैंचियों से करा के क्या मजीद बाल अच्छे हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक शौकपन है। हाँ, बस न्यू ट्रेंड है और कुछ नहीं है। एक ट्रेंड है और लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे हिट होने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, बट इतने सारी कैंचियां हाथ में पकड़ के कटिंग करना नो डाउट बहुत जबरदस्त टेक्निक भी है जी। कभी ये हुआ कि बाल खराब भी हो जाते हैं? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर भी तो होता है ना, वो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है फिर आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कैसे हो सकता है? ये समझ ले कि ये प्रॉपर हो गई है, ठीक है, हेयर कट इनका हो गया है, तो इसकी हम स्टाइलिंग के तौर पे चलें जी, हमने स्टाइलिंग दिखानी है जी। अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं तो फिर देखते हैं रिजवान के बालों की लुक कैसे निकली है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे हेयर ड्रेसर इमरान सिंधु साहब मौजूद है और रिजवान की कटिंग में अब थोड़ा सा फिनिशिंग वाला टच रह गया है जो कि उन्होंने उनके बाल से फिनिशिंग की तरफ लेकर आनी है। सो बता दें अब क्या कर रहे हैं आप इसमें एडिशन? इसमें हल्की सी, जैसे कि आपने कहा था कि ऊपर का बाल बड़ा है, हाँ जी, तो उस बुनियाद पर हम इसका ऊपर का बाल थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक तो बाल लाइट है, ऊपर से ये जो चीजें ने ये छुपाने के लिए, ये जितना बाल शॉर्ट होगा उतना ये कम विजिबल होगा। ठीक है, और इसकी बुनियाद, हाँ जी, तो और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि साइडें वो ज्यादा हैं, हैवी हैं, उस बुनियाद पे हम थोड़ा सा इसको ट्रिम करेंगे ताकि इसकी लुक चेंज हो जाए, फेस का टेक्सचर जो है वो नजर आए, पता चले कि कोई चीज अच्छी फेस पे सूट कर रही है। ठीक हो गया, इस बुनियाद पे। अच्छा, एक हेयर कट में आप 2-3 स्टाइलिंग कर सकते हैं? अब जैसे हम बालों को कभी कर्ल्स करा लेते हैं, कभी दरमियान वाला मांग बना लेते हैं, तो ये इन बालों में भी हो जाता है? इन बालों में भी हो जाता है, लेकिन आप तो वो कर्ल्स कर लेते हैं, लेकिन इसमें कर्ल्स नहीं हो सकते क्योंकि वो लेंथ की बुनियाद पे होता है ना। सही, ये चीज, ये बाल लाइट हो गए हैं जी। बहुत ज़बरदस्त और प्रोफेशनल तरीके से आप जो है ना वो सीजर चला रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और एक ही वो सीक्वेंस में बाल जो है वो कटिंग हो रहे हैं,
सो रिजवान, आपको तो बहुत ज़बरदस्त हेयर कट हो गया और आपको ज़रूर जो है इमरान साहब को थैंक यू भी इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये आप प्लान करके जाते हैं, अच्छे खासे पैसे लगाते हैं, तो हमने तो आपका देखें ज़बरदस्त सा हेयर कट करा दिया। अच्छा, ये आप सिर्फ फिनिशिंग के लिए आपको बाद में सिर्फ सिंगल सीजर से आपको बालों को एक प्रॉपर लुक देनी होती है, नीटनेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो कहीं पर आपको बाल जो हैं वो रफ ना लगे, एक सिमेट्री में आ जाए, पीछे से भी फ्रंट ठीक हो गया। अब आप हमें बाल सेट करके दिखा दें कि इसकी लुक्स अगर 2-3 तरह से अपने बालों को चेंज करना चाह रहे हैं तो ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं आप? बालों की लेंथ ऊपर से थोड़ी सी शॉर्ट, तो इसको राउंड क्यों कर रहे हैं? लेयर्स की बुनियाद पे हम। अच्छा, यानी उसकी प्रॉपर लेयर्स आ जाएंगी। हाँ जी, ठीक, बाल इक्वल नहीं है, रफनेस है, तो हम उसकी बुनियाद पे चलेंगे। ठीक है। अगर स्ट्रेट काटेंगे तो फिर वो स्ट्रेट आएगा, हमें स्ट्रेट चाहिए ही नहीं। आप लेडीज हेयर कट भी कर लेते हैं? जी, हो जाती है। वाह जी, मैंने तो इनको चल, अब मेरे बाल मैं कैसे कटवा सकती हूँ? डिमांड यही की थी कि लेडीज में रखवाएं। सॉरी, मैंने तो डिमांड यही की थी कि लेडीज में रखवाएं। हाँ, वो फिर ये होता है कि आपको बाल लंबे होते हैं और आप अच्छे तरीके से उस पर कटिंग करके दिखा सकते हैं। इस पे चलिए इंशाल्लाह कभी वो भी प्लान कर लेंगे। ये देखिए, ठीक हो गया। जैसे रिजवान भाई ने कहा था कि ऊपर का बाल ज़्यादा शॉर्ट ना हो, ठीक है, उस बुनियाद पे हम इसकी स्टाइलिंग अगर करते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। और ये एक ही तरह से स्टाइल बन सकता है कि आप 2-3 डिफरेंट स्टाइल भी बना सकते हैं? आजकल चल क्या रहा है ट्रेंड? ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल? कैसे लोग फेड ज़्यादातर मशीन लगा देते हैं, वो आजकल प्रॉपर 0 साइज में। अच्छा, ठीक है, ऊपर से ये चीज़ रख लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते फेस पे क्या सूट करेगा, बस यही देखते हैं कि हमने ये चीज़ बनाई है, ये चीज़ देखी है, लोग क्या आते हैं कि किसी सोशल मीडिया पे किसी एक्टर के पिक्चर लेके हमें तो ऐसे बाल चाहिए जैसे ये बने हुए हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, वो ये नहीं देखते मेरा फेस कट कैसा है, सही, वो ये देखते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये सूट करे ना करे वो बात की एंडिंग है। सही, लेकिन ज़्यादा तो यही कहते हैं कि नहीं है, ये हमें ये बना के दे। हाँ, तो वो आपके ऊपर वो सूट कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते, वो एक तो फिर हमारी जो गाइडेंस होती है वो उनको समझा देना होता है कि नहीं ये चीज़ आपके ऊपर सूट करेगी, अगर आप ये चाहते हैं तो ये कर लें, नहीं तो फिर सही, या वो तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बताना। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़बरदस्त हेयर कट हो गया, इसको अब अच्छे तरीके से सेट भी करेंगे। और रिजवान थैंक यू बोल दीजिए आप ऑनर हमारे इमरान साहब को। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो हमारा मकसद ये था कि एक तो बता दें, इमरान साहब का हुनर दिखा दें कि माशाल्लाह 15 कैंचियों से वो किस तरह एक टाइम पर एक बंदे का हेयर कट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि आजकल हेयर कट कौन सा चल रहा है। तो ज़रूर आप अपनी पसंद के लोगों को फॉलो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी लुक्स का भी ख्याल रखिए कि आप भी अच्छे लगने चाहिए। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी जी सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।